गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए हैं आपके साथ एक फिजिक्स का नया चैप्टर। आज से हम फिजिक्स शुरुआत करते हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी पैटर्न पे। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन की बात करते हैं। मीन्स परावर्तन मीन्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन और अपवर्तन मीन्स रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। इन दोनों को सीखते हैं अच्छे से और देखते हैं इसमें क्या हमें कुछ नया जानने को मिलता है। आइए, तो यहाँ पे चैप्टर है हमारा पहला प्रकाश, और प्रकाश में हम पढ़ने जा रहे हैं परावर्तन तथा अपवर्तन की बात करते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले जानना है कि ये प्रकाश होता क्या है। आप सभी जानते हैं प्रकाश के बिना क्या किसी भी वस्तु को देखना संभव है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि रात में जब बिल्कुल भी प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब वहीं पे किसी लाइट को हम ऑन करते हैं तो हम सारी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि प्रकाश एक साधन हो गया दूसरी वस्तुओं को देखने का। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दूसरी वस्तुओं को प्रकाशित करता है, अर्थात उन्हें देखने में मदद करता है। तो यहाँ पे प्रकाश की डेफिनेशन है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश की डेफिनेशन तैयार हो गई होगी। अब प्रकाश के गुण में आते हैं। प्रकाश की खास बातें क्या होती हैं, कैसे काम करता है, इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। आपने प्रकाश को हमेशा सीधी रेखा में ही चलते हुए देखा होगा। जैसे टॉर्च से लाइट ऑन करते हैं तो बिल्कुल सीधी रेखा में प्रकाश चलता है। तो यहाँ पे आपको मालूम हो गया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, प्रकाश से विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको अच्छे से समझिएगा। अर्थात प्रकाश से विद्युत चुंबकीय तरंग है। अभी हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग को और डिफाइन करेंगे क्लास 12th में। तो वहाँ पे हम जानेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। फिलहाल यहाँ पे जान लीजिए कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए, अर्थात इसको संचरित होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे ध्यान देना, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात ये निर्वात में भी चल सकता है, मतलब ये अंतरिक्ष में भी चलता है। और सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में भी होती है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बात करते हैं, इसीलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इस तरंग को संचरण के लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा देखिएगा, कैमरे में ये यहाँ पे शब्द नहीं आ रहा होगा तो इसको यहाँ सुन लीजिए। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसके लिए? प्रकाश को निर्वात में चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रकाश आसानी से निर्वात में भी चल सकता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब प्रकाश 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चलता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं। परावर्तन क्या है? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रकाश जब किसी चिकने तल पर पड़ता है या किसी दर्पण पर पड़ता है तो टकरा करके, जैसे आप प्रकाश डालते हो उस चिकने तल पर, तो प्रकाश टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आता है। यहाँ पे माध्यम का मतलब जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम प्रकाश निर्वात से छोड़ते हैं या वायु से छोड़ते हैं, नीचे पानी में जा रहा है तो पानी दूसरा माध्यम हो गया और वायु दूसरा माध्यम हो गया। अगर हम प्रकाश को कांच में डाल रहे हैं तो कांच हमारा अलग माध्यम हो गया, वायु हमारा अलग माध्यम हो गया। अब यहाँ पे सघन और विरल माध्यम में भी आते हैं, अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अभी हम यहाँ देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो दोस्तों, प्रकाश जब किसी चिकने तल पर पड़ता है या किसी पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो वहां से टकरा करके सीधा वापस लौट आता है। जब सीधा वापस लौट आएगा तो प्रकाश की इसी घटना को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार डिफिनेशन क्लियर करना, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता है तो वह टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, परिभाषा आपको याद हो गई होगी। अब हम बात करते हैं, आप थोड़ा सा फिगर देख लीजिएगा।
हमने यहाँ पे एक दर्पण को ले लिया है, समतल दर्पण है, और इस समतल दर्पण पर एक तिर्यक प्रकाश किरण OA हमने दर्पण पर डाली है। ये प्रकाश किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है, ये दर्पण के जिस बिंदु पर यहाँ गिरती है, इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। पॉइंट याद रखिएगा, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर जो प्रकाश की किरण टकरा रही है, उस प्रकाश की किरण OA को आपतित किरण कहते हैं। ये प्रकाश किरण आपतन बिंदु से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। लौटने वाली इस किरण को ही OC को परावर्तित किरण कहते हैं। ये दोनों किरणें अभिलंब से बिल्कुल बराबर कोण बनाती हैं, अर्थात अभिलंब से और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, ये हमारा आपतन कोण हो गया। इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, इसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं और इसको r से डिनोट करते हैं। तो ये ध्यान देना, इस परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं, अर्थात इस आपतित किरण को आप जिस एंगल पर डालोगे, ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूसरी ओर उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है। यहाँ पर ये परावर्तन का नियम ही बनता है। तो यहाँ पे परावर्तन के नियम पे हम देख लेते हैं। पहला है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सदैव एक ही तल में होते हैं। देख लीजिए यहाँ फिगर में, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, आपतन बिंदु पर ये अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों आपको दिख रही हैं, एक ही तल पर दिख रही हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सदैव एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, परावर्तन के नियम में दूसरा पॉइंट है, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। जो हमने यहाँ पे बताया था, आपतन कोण I, परावर्तन कोण r, दोनों आपस में हमेशा बराबर होंगे। अब यहाँ दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों? हमेशा याद रखिएगा कि प्रतिबिंब सदैव वहां पर बनेगा जहां पर कम से कम दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं या एक दूसरे से मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की परिभाषा देख लीजिएगा, इमेज। प्रतिबिंब सदैव वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती हैं या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं, मतलब काटती हुई प्रतीत होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिबिंब भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। दोस्तों हम आगे देखते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं प्रतिबिंब यहाँ पे दो प्रकार के हैं आपके पास। एक प्रतिबिंब है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? पहला पॉइंट है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं, तब ये प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। और आभासी प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में मिलेंगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत होंगी, तब ये प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। दूसरा आते हैं, इस प्रतिबिंब मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब का अगला पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो दोस्तों ये आपको डिफरेंस दोनों में याद रखना है। अब हम बात करते हैं दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण आप सभी जानते होंगे, रोज सुबह अपना चेहरा उसी आईने में देखते हैं, उसी दर्पण की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दोस्तों अब इन दोनों की बात करते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण ऐसा समतल कांच जिसका एक तल परावर्तक हो, परावर्तक मतलब उस तल पर प्रकाश डालने से परावर्तित हो जाए, लौट आए, तो उस तल को हम परावर्तक तल बोलेंगे। ऐसा समतल कांच जिसका एक तल परावर्तक हो तथा दूसरे तल पर पॉलिश हो, समतल दर्पण कहलाता है। यहाँ पे हमने एक इमेज बनाई है समतल दर्पण की। हमने एक कांच का टुकड़ा ले लिया और ये नीचे साइड में हमने पॉलिश कर दिया है। तो जिस साइड में पॉलिश करते हैं उसके दूसरे साइड का जो तल होगा वो हमेशा परावर्तक तल होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये समतल दर्पण भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की। दोस्तों हम आगे देखते हैं वीडियो में। समतल दर्पण आपने पढ़ लिया है, अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण एक कांच का एक खोखला गोला होता है
उस गोले से कुछ पार्ट काट कर निकाल लेते हैं और उस पार्ट के एक पृष्ठ को पॉलिश करते हैं और दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है। तो ऐसे दर्पण को ही हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। आइए यहाँ पे देखिएगा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का वह भाग होता है जिसके एक तल पर पॉलिश तथा दूसरा तल परावर्तक हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये सपोज दैट मान लीजिए कांच का एक खोखला गोला है, इससे इतना पार्ट हमने ये काट करके निकाल लिया और काट के निकालने पर इसके एक पृष्ठ को हमने पॉलिश कर दिया है और दूसरा ये वाला अंदर वाला पृष्ठ जो है ये परावर्तक हो गया। तो इस गोलीय दर्पण को ही हम लोग, इस दर्पण को गोलीय दर्पण कहेंगे। अब दोस्तों ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर निकाला गया है, उस गोले का जो केंद्र रहा होगा उस केंद्र को ही हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इस केंद्र को व्यास के थ्रू एक रेखा खींचते हैं जो दर्पण के बीचों बीच से होकर गुजरती है या मध्य बिंदु से होकर गुजरती है। तो यह रेखा जिस बिंदु को काटती है, इस बिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ पे दर्पण भी दो प्रकार के हो गए हैं हमारे पास। अब मान लीजिए हम इस दर्पण के पार्ट को अलग रख दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यदि गोलीय दर्पण के बाहरी पृष्ठ को पॉलिश किया गया और भीतरी तल परावर्तक हो, ये भीतरी तल परावर्तक हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि बाहरी पृष्ठ को पॉलिश किया गया, भीतरी तल परावर्तक है, तो ये दर्पण हमारा अवतल दर्पण कहलाएगा। और ये दर्पण जिस खोखले गोले से काटा गया था उसका ये केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव P के जो बीच की दूरी है इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, कैपिटल R से इसको व्यक्त करते हैं। अगर दोस्तों यही पॉलिश हम भीतरी पृष्ठ पर कर दें, यहाँ पे देखिएगा ये गोला था, अब की बार भीतरी पृष्ठ पर पॉलिश है और ये बाहरी पृष्ठ परावर्तक है, ये बाहरी पृष्ठ परावर्तक है। तो ऐसे दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। दोनों की डिफिनेशन नीचे मैंने लिख दी है। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश हो तथा भीतरी तल परावर्तक हो, अवतल दर्पण कहलाता है। यहाँ देख सकते हैं बाहरी तल पर पॉलिश है और भीतरी तल परावर्तक है, तो ये हो गया अवतल दर्पण। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। वह गोलीय दर्पण जिसके भीतरी पृष्ठ पर पॉलिश हो, देखिए यहाँ पे भीतरी पृष्ठ पर पॉलिश है तथा बाहरी पृष्ठ परावर्तक हो और ये बाहरी वाला पृष्ठ परावर्तक हो गया। तो ऐसे दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और अच्छी लेटेस्ट वीडियो आपको दे देते रहें। और अभी हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी कुछ ख़राब आ रही हो, जैसा भी हो आप कमेंट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो और बताइएगा, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। धीरे धीरे चैनल आपका अच्छा हो जाएगा और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। इसके लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।